बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। आज दो तीन मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुश्किलात हैं वो कम तो नहीं हो रही, उसमें इजाफा ज़रूर हो रहा है, उसके ऊपर आज बात करते हैं। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अंदर आइनी बेंच जो है वो तश्कील पा गया और अब उसकी कार्रवाई का आगाज़ होगा 14 नवंबर से उस पर। और स्मोक का इलाज हुकूमत ने ढूंढ लिया है, वो बड़ा हैरान कुन इलाज है, वो आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनकी मुश्किलात एक तवील अरसे से यानी चल तो रही हैं, लेकिन उसमें मुतवातर इजाफा ही होता रहा, अभी भी उसमें इजाफा ही होता हुआ नज़र आ रहा है। जबकि उन्होंने जो उनकी फाइनल कॉल है उसके ऊपर भी गौर व खौस जारी है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बड़े ज़ुमा हैं पार्लिमानी सियासत के, वो इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुँचे। और याद रहे कि ये मुलाकात जो थी अदालती हुक्म के मुताबिक हो रही थी, यानी अदालती अहकामात के ताबे ये मुलाकात थी, इजाज़त थी, अदालत ने हुक्म दिया था मुलाकात। अब उसमें कौन था? उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर नेशनल असम्बली, शिबली फराज साहब अपोजिशन लीडर सेनेट, और मलिक अहमद साहब अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली, ये और साबिक स्पीकर असद कैसर साहब, ये लोग वहाँ पे मौजूद हैं। और उसके अलावा साहबजादा हामिद रज़ा, वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इस वक्त चेयरमैन हैं। तो बड़े कद काठ के लोग हैं, सारे वहाँ पहुँचे और मकसद था मुलाकात। और इसमें इम्कान भी था कि शायद इमरान खान साहब आज अपनी फाइनल कॉल की कोई डेट जो है वो उनको दे दें, या जो भी होगा इसके ऊपर मुशावरत, फिर उसके बाद आगे वो कौम को, पार्टी को, सबको आगाह करेंगे। लेकिन ये मुलाकात ही ना होने दी गई। अब मुलाकात जो नहीं होने दी गई, जो वहाँ उन्होंने गुफ्तगू की सहाफ़ियों से, उनकी गुफ्तगू ये थी कि उन्होंने पुलिस हुकाम से ये पूछा, जेल हुकाम से, कि आज क्या उनकी मुलाकात करवाई जाएगी या नहीं करवाई जाएगी, आप हाँ या ना में जवाब दे दें। अब उनको भी आइडिया हो जाता है कि बॉडी लैंग्वेज क्या चल रही है, इसलिए उनको भी थोड़ा आइडिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को कि इनका कोई मंसूबा या इनकी कोई प्लानिंग ऐसी है। बहरहाल इन्होंने वाज़ेह अल्फाज में पूछा कि आप हाँ ना में बता दें। वो ये कहते हैं उमर अयूब साहब कि अभी हम ये बात कर ही रहे थे कि मलिक अहमद को पहले उन्होंने पकड़ा बाजू से, फिर उसके बाद शिबली फराज, और फिर बारी बारी सारों को पकड़ लिया, और उसके बाद वो चौकी के अंदर उनको ले गए। और इनकी जो गाड़ियाँ थीं जिनके ऊपर सरकारी झंडे भी लगे हुए थे, उनको भी चौकियों के अंदर बंद कर दिया गया और कहा गया कि उन्हें ऊपर से हुक्म है, तो लिहाजा आप ज़ेर हिरासत है। अब वजह क्या बयान की जा रही है? वजह है जी 144। अब बात यह है कि उनका ये मौक़िफ़ है कि वो तो अलग अलग गए हैं, वो इकट्ठे होकर तो नहीं गए। अब 144 का ऐसा निफाज तो मैंने भी पहली मरतबा देखा है कि अगर अलग अलग लोग गए हैं, या इतने बड़े कदकाट के लोग पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो अगर चार एक जगह पे इकट्ठे हो गए हैं, तो उनके ऊपर 144 का निफाज हो गया। ये कमाल हो गया है, वैसे तारीख रकम कर दी है, मैं समझता हूँ। एक बात तो ये हो गई, और दूसरी बात माफ़ कीजिएगा, और दूसरी बात कि उनको कुछ देर के बाद रिहा भी कर दिया गया। अब सवाल यह है कि या गिरफ्तारी गलत थी या उनकी रिहाई गलत है। दो चीज़ें बैक वक्त ना दुरुस्त हो सकती हैं, ना दोनों गलत हो सकती हैं। यानी कि आपने उनको गलत पकड़ा इसलिए आपको रिहा करना पड़ा, और अगर आपने उनको कानून के मुताबिक पकड़ा तो फिर आपने उनको रिहा कैसे कर दिया? फिर वो कानून कहाँ गया जिसके तहत आपने उनकी गिरफ्तारी की थी? अब इसका क्या मतलब है? इसका वाज़ेह मतलब यह है कि खौफ फैलाना। उनकी टॉप टियर लीडरशिप जो कि इस वक्त फैसला साजी में, यानी कि ऊपर टॉप टियर पे मौजूद है, फैसला साजी उन्होंने करनी है, अगर उनको खौफजदा कर दिया जाए तो इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट कारकुनान तक आएगा। तो मेरे ख्याल में ये खौफ फैलाने के अलावा और तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। और दूसरा, उनको मैसेज देना कि आप, यानी कि ऐसे आपको मसल देंगे। मसलने से मुराद ये है कि आपको उठा के जेल में डाल दें, आपको उठा के थाने में डाल दें, आपको कहीं भी पकड़ लें, हिरासत में ले लें, आप कुछ नहीं कर सकते। ऑब्वियसली वो अपोजिशन है, और कानून के आगे कौन खड़ा हो सकता है? और कानून का ये जो मजाक है, ये बड़ा अफसोसनाक है, मैं समझता हूँ। अगर ये कोई और भी कर रहा हो तो रिस्पॉन्सिबल तो आज की हुकूमत है, क्योंकि आपके ताबे हैं शहरी, उनकी जिम्मेदारी, उनकी हिफाजत, उनका तहफ़्फ़ुज़। फिर आप कहते हैं कि पार्लिमान का तकद्दुस पामाल होता है। कौन करता है? आप खुद करते हैं। अब ये पार्लियामेंटेरियंस हैं। तहरीक इंसाफ नेशनल असम्बली के अंदर सबसे बड़ी जमात है, पार्लिमानी जमात सबसे बड़ी है। अगर आप मखसूस नशिस्तें उनको दे दें तो सबसे बड़ी जमात, उनका अपोजिशन लीडर, उनके साथ क्या हुआ? सेनेट के अंदर देख लें, वो अपोजिशन लीडर, उनके साथ क्या हो रहा है? तो पार्लिमान का तकद्दुस कोई और तो पामाल नहीं कर रहा, हुकूमत की ऐन नाक के नीचे ये काम हो रहा है। इस्लामाबाद के अंदर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, एक ही बात कर लें आप तो, लेकिन उनको टस से मस नहीं होते। फिर अफसोस इससे ज़्यादा इस चीज़ का है कि इसके ऊपर नदामत भी कोई नहीं है, इसके ऊपर किसी किस्म की कोई नदामत या इसकी मजम्मत वो अभी तक हुकूमत की जानिब से सामने नहीं आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जब रिहाई मिल गई उनको वहाँ से, तो वो KP हाउस पहुँचे और उन्होंने टॉक की। उसमें उमर अयूब साहब ने ये कहा, बल्कि मुतालबा किया उन्हें, उनका मुतालबा है कि IG पंजाब जो हैं उनको बर्खास्त किया जाए, IG जेल खानाजात जो हैं उनको, सेक्रेटरी दाखिला को, और इस इशू के ऊपर वो रिक्विजिशन फाइल कर रहे हैं इस इजलास बुलाने की। और इसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को वो ख़त भी लिखेंगे इस ज़मन में कि उनके साथ ये सारा कुछ हुआ। मैं इसको समझता हूँ ठीक है, उनकी बातों की हद तक था, इसमें आगे अमली तौर पे कुछ होगा नहीं, क्योंकि और बहुत सारे उनके फ्रंट्स हैं जो कि खुले हुए हैं। इस तरह के खतूत और ये चीज़ें पहले भी उनकी बहुत सारी टेबल में मौजूद हैं, मुतादिद टेबल्स पे, लेकिन किसी जगह पे उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। और इसके अलावा उमर अयूब साहब ने यह भी कहा, हमारी गाड़ियों को चौकी के अंदर बंद कर दिया गया
और पुलिस वालों ने कहा हमें हुक्म है, आप हिरासत में हैं। अब फिर हुक्म आया होगा कि अब इनको छोड़ दें, तो फिर उनको छोड़ दिया गया होगा। अब पुलिस को भी इस्तेमाल करते हैं, पुलिस इसी वजह से बदनाम होती है, इसी वजह से लोगों का एतमाद जो है वो अपने लॉ इन्फोर्सिंग पे नहीं होता। अगर ये वाले काम होंगे तो फिर एतमाद कैसे बहाल होगा। बहरहाल ये मेरा ख्याल है उनके साथ ज़्यादती हुई, और अफसोस इस चीज़ का है कि आज जो हुकूमत में बैठे हैं, कल उनके साथ तहरीक इंसाफ ये कर रही थी तो वो मजम्मत करते थे कि गलत हो रहा है, विक्टिमाइजेशन हो रही है। ठीक है, वो होता भी था, सब मजम्मत करते थे। आज जब आप देख रहे हैं कि आपके ओपोनेंट के साथ, सियासी हरीफ के साथ आपकी हुकूमत के दौर में ये सब कुछ हो रहा है, तो आप करें उसकी मजम्मत, कहें उसको गलत, लेकिन नहीं कहते। तो इसी तरह फिर अगली बारी फिर इन्हीं की होगी जो आज हुकूमत में बैठे हैं। कल तहरीक इंसाफ मज़े ले रही थी, हुकूमत में थी, ये जेलें काटते थे। इसी तरह आज ये हुकूमत में हैं तो ये इस वक्त जेलें काट रहे हैं, फिर अगली बारी फिर इन हुकूमत वालों की होगी। बहरहाल ये बड़ा अफसोसनाक है। अलबत्ता खुशाइन बात ये रही कि आज अदालत की जानिब से इसी इशू को रिजॉल्व करने के लिए एक हुक्म आ गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। वो दरखास्त थी फैसल चौधरी साहब की, और वो थी मुलाकातों के हवाले से, क्योंकि इमरान खान साहब से मुलाकातों में रखने डाले जाते हैं, रुकावटें डाली जाती हैं। तहरीक इंसाफ शिकायत करती है, 6-6 घंटे इंतजार करवाते हैं और फिर खाली वापस भेज देते हैं, मुलाकात भी नहीं करवाते। तो अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकातें नहीं होती थीं, तो तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फैसल चौधरी की जानिब से। उसका आज तहरीरी हुक्मनामा जो है वो जारी कर दिया गया, और उस हुक्मनामे के मुताबिक मसला अदालत ने इस मामले को चैनलाइज कर दिया। चैनलाइज इस तरह किया, अदालत का हुक्म है कि अब मुलाकात की जो लिस्ट होगी वो खुद इमरान खान साहब देंगे, कि इमरान खान साहब बताएंगे कि उनको मिलने कौन कौन आए। फैमिली के डेज हैं, ऑब्वियसली पार्टी है, लॉयर्स हैं, तो वो नाम जो है अब खान साहब ही दिया करेंगे। अब वो नाम कैसे आएंगे वो देंगे सुप्रिटेंडेंट को, और सुप्रिटेंडेंट जेल जो है वो 2 लोगों को आगे ये मुहैया करेंगे। वो फहरिस्त एक तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा साहब, और इसी तरह एडवोकेट जनरल पंजाब, उनको ये लिस्ट जाएगी। तो सेक्रेटरी जनरल साहब को पता होगा कि मुलाकात किन की होनी है उस लिस्ट के मुताबिक, और एडवोकेट जनरल को ये मालूम होगा कि किन की मुलाकात होनी है, जिनका नाम और एंट्रीज वो सारा कुछ वो मामला तय हो जाएगा। उम्मीद ही कर सकते हैं कि इसके ऊपर इसी तरह अमल दरामद हो। माजी ये बता रहा है कि इस पर शायद ये भी पिछले ऑर्डर्स की तरह रायगा ही जाएगा। पहले भी कमेटी बनाई जज साहब ने, सारे तरीक़ाकार तय किए, लेकिन आज आप देख लें क्या मुलाकात हुई, कैसे मुलाकात हुई और क्या कुछ हुआ। तो बहरहाल ये उम्मीद ही कर सकते हैं। है खुशाइन, लेकिन अमल हो तब खुशाइन उसको कहा जाएगा। आज के दिन तक यही है। मेरी ज़ाती फीलिंग ये है कि बड़ा मुश्किल होगा कि मुलाकातों में जो रख न डालने वाला मामला है ये ख़त्म हो सके। आज की मुलाकात के बारे में ये कहा जा रहा है, ज़्यादातर ना होने की जो वजह बताई जाती है वो ये कि ऐन मुमकिन है खान साहब आज कोई डेट या इससे मुताल्लिक़ कोई बात करते, जिसके बाद तहरीक इंसाफ जो है वो एक्टिवेट हो जाती और काम शुरू हो जाता। अब इसी के ऊपर मैं दूसरी बात कर लूँ कि एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फुल फ्लैज अपनी तैयारी कर रही है फाइनल कॉल की। फाइनल कॉल से मुराद उनकी यही है कि वो अपना पूरा जोर लगाएंगे इसके ऊपर। अब फैक्चुअली अगर देखा जाए तो कोई फाइनल कॉल तो नहीं होती, तहरीक जो है वो तो चलती रहती है। मतलब पीछे भी हटते हैं, आगे भी जाते हैं, पीछे भी हटते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये चलता रहता है। फाइनल कॉल कहने का मुराद ये है कि वो एक हल्ला बोलेंगे ज़ोरदार और भरपूर ताकत के साथ आने की कोशिश करेंगे जहाँ तक उनको आने दिया गया, और जो जो उनके मुतालबात हैं उनको मनवाने की भी वो पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन उसकी बुनियाद ये होगी कि वो सड़कों को कितना गर्म कर सकते हैं। पंजाब हो, केपी हो, सिंध हो, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या वो बना पाएंगे। अगर वो इसमें कामयाब होते हैं तो फिर तो उनके मुतालबात को सुना भी जाएगा और ऑब्वियसली उसमें से माने भी जाएंगे। लेकिन अगर वो ये नहीं कर पाते तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बतौर जमात ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा। फाइनल कॉल से मुराद तो यही होती है कि इसके बाद कुछ नहीं होगा, डू और डाई। लेकिन तैयारी उनकी चल रही है खुफिया तरीके से, यूसी लेवल तक वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। कारकुन कितना निकालते हैं, आम पब्लिक कितनी निकलती है, सड़कों को ब्लॉक करते हैं, क्या करते हैं। मौसम की शिद्दत उनके लिए मसला बनेगी, स्मोक का मसला चल रहा है वो उनके लिए मसला बनेगा। ऑब्वियसली जो बच्चे बच्चियाँ निकलेंगे, वर्कर जो है या आम लोग जो निकलेंगे, उनकी फैमिलीज़ भी हैं, सूरत हाल वो देख रहे हैं। अब ये तो इनकी तैयारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अब आ जाएँ जी जिनके खिलाफ वो निकल रहे हैं, हुकूमत की भी पूरी तैयारी है। कल राना सनाउल्लाह साहब, वो भी वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने वाज़ेह और वाशगाफ अल्फाज में कहा कि ये जो कफन दफन की और इस तरह की तैयारी करके आ रहे हैं, जिस किस्म की ये तैयारी करके आ रहे हैं, इनको रोकने का बंदोबस्त भी उसी लेवल का होगा और बाद में फिर इनको शिकायत होगी। तो ये उन्होंने अपने यानी कि वाज़ेह तौर पे पैगाम दे दिया है कि फिर इनको शिकायत होगी, क्योंकि अगर इनकी तैयारी ये है तो फिर इनको रोकने का बंदोबस्त भी इसके लेवल का, इसके बराबर का होगा। आज एहसन इकबाल साहब जो हैं वो भी वफाकी वज़ीर हैं, काबीना का हिस्सा हैं, बल्कि उनके अल्फाज यही थे कि हुकूमत के बिहाफ पे वो ये इनको आगाह कर रहे हैं तहरीक इंसाफ वालों को कि अब किसी सूरत इंतशार की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और अगर कोई भी कानून को हाथ में लेने की कोशिश करेगा, ये 2014, 15, 16 वाली बात नहीं है ना। अब इनके साथ किसी किस्म की कोई नरमी नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए।
ये एहसान इकबाल साहब कह रहे हैं, और ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट वो ये इनको मैसेज दे रहे हैं कि इनको हर सूरत कानून को हाथ में लेने से रोका जाएगा, जो मर्जी हो, जितनी ताकत इस्तेमाल करनी पड़े वो किया जाएगा, और जो हमारी पॉलिसियाँ हैं, जो हमारी मईशत है और 24 करोड़ आवाम के जो हकूक़ हैं उनके ऊपर किसी तरह का कोई रखना डालने की इजाज़त नहीं मिलेगी। तो वो फिर ये जो शिकायत हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज की, उसके ऊपर एहसान इकबाल साहब ने ये कहा कि आज तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हम लोगों के साथ हुआ इनके दौरे हुकूमत में, ये उसका अशर अशीर भी नहीं है, यानी 10वां हिस्सा भी नहीं है। मैं ज़ाती तौर पे मैं समझता हूँ बड़े सीनियर और बड़े ही ज़बरदस्त सियासतदान हैं पुराने एहसान इकबाल साहब, उनको ये नहीं कहना चाहिए था, उनको इस चीज़ की मजम्मत करनी चाहिए थी कि जो आज उनको ये नहीं, उमर अयूब है, शिबली फराज है या इनके असद कैसर हैं, चेहरों को छोड़ देते, वो ये कहते थे कि ये पार्लियामेंटेरियंस हैं, इनका पार्लिमान का तकद्दुस पामाल हुआ है, जिस अंदाज से इनको मैन हैंडल किया गया या इनके साथ ट्रीटमेंट किया गया। बतौर विफाकी वजीर मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, उनको ये कहना चाहिए था, कौम उनको सलूट करती, उनका अपना हल्का, उनकी अपनी जमात के लोग भी उनको सलूट करते। ये आप अच्छी मिसाल कायम करते। आप उल्टा कह रहे हैं कि जो आपके साथ हो रहा है वो हमारे अशीर अशीर के बराबर भी नहीं है। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि टिट फॉर टैट है, क्योंकि आपने ये काम हमारे साथ किए थे, अब आप चीखते क्यों हैं? आपके साथ हो रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि हमारे साथ हुए थे। तो फिर आज आप विफाकी वजीर हैं, जब आपके साथ ये सब कुछ हो रहा था आप जेल में थे, ये विफाकी वजीर थे, ये सारे लोग आज वो जेलों में हैं, आप विफाकी वजीर हैं, कल वो विफाकी वजीर होंगे, आप जेल में होंगे। तो फिर यही बयान अगर वो दें कि ठीक है जी एहसान इकबाल साहब आपने भी तो यही कहा था, तो ये अच्छी मिसाल कायम कर देते। बहरहाल अच्छी मिसालें कहाँ मिलती हैं। नवाज शरीफ साहब को बड़ी शिकायत हैं कि उनके ऊपर अंडे फेंके जा रहे हैं, लोग उनके पीछे भाग रहे हैं। आज उन्होंने शिकवा भी किया नवाज शरीफ साहब ने। नवाज शरीफ साहब को खुद से सवाल भी करना चाहिए, सवाल ये करना चाहिए कि क्यों किया जा रहा है ये काम। आप एक तवील अरसे से आगे पीछे, ठीक है मैं आइडियल कंडीशन में नहीं देख रहा, हुकूमतें आगे पीछे होती रहीं, पंजाब की सूरत हाल आप देख लीजिए, जहां आपने डायरेक्टली इक़्तिदार भी किया, सारा कुछ किया, आज स्मोक से लोगों की जान नहीं छूट रही। और स्मोक का इलाज क्या निकाल रहे हैं? एडवोकेट जनरल पंजाब आज अदालत के रूबरू खड़े होकर उन्होंने कहा, जज साहब ने पूछा कि क्या इक़दाम लिए जा रहे हैं, उन्होंने ये भी बताया कि एक और मामला भी ज़ेर गौर है, और वो ये कि जो लोग शादियां कर रहे हैं, हम कोशिश करेंगे अगले साल उनको ये कहा जाए कि अक्टूबर तक वो अपनी शादियां कर लें, नवंबर, दिसंबर और जनवरी इसमें वो शादियां ना करें। अब ये बहुत बड़ा इलाज तजवीज़ किया है, मेरा ख्याल है आइंस्टाइन की रूह कांप उठी होगी इसके ऊपर। ये इलाज तजवीज़ हो रहा है, जहां आज इंडेक्स 968 पे पहुंचा हुआ है। 100 तक जो होता है ना, 100 तक, उसको कहा जाता है कि नॉर्मल है। 100 इंडेक्स, ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, AQI जिसको कहते हैं, अगर 100 से ऊपर जाए तो वो यानी कि एक तशवीश का पहलू जो है उसमें यानी उजागर होना शुरू हो जाता है कि ये ख़राब हो रही है हवा। किधर 100 और किधर 968। और लाहौर के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर AQI आज का 1200 से ऊपर था, 1200 से ऊपर। वहाँ बुजुर्ग होंगे, बच्चे होंगे, ख़वातीन होंगी, यानी कि क्या कंडीशन, किस कंडीशन में हम रह रहे हैं। लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान, सब जगह पे स्मोक का राज है। पॉलिटिक्स में भी स्मोक का राज है, और जनाब शहरों पे भी, मुल्क में भी। और हमारे वज़ीर आला साहिबा, उनकी वज़ीर उनकी बड़ी ज़बरदस्त तस्वीर आ रही हैं, वीडियोज़ आ रही हैं, आपने देखी हैं, वो बाहर लंदन, जनीवा और इधर उधर मज़े, बेहतरीन काम है। सूबा जो है वो अल्लाह के हवाले है, ठीक है, चल रहा है मामला, वहाँ से बैठ के मॉनिटर किया जा रहा है। बहरहाल वो आ जाएंगे, मुश्किल वक्त में उनको सॉलिडेरिटी के लिए कौम के साथ खड़े होना चाहिए था। इस वक्त वो हदफ तनकीद इसलिए हैं कि जिस वक्त कौम सिसक रही है, लाहौर के अंदर सूरत हाल, यानी उर्फ़ आम में कहा जाता है इतनी मुश्किल सूरत हाल हो गई कि सांस लेना मुश्किल हो गया। अब तो एक्चुअली सांस लेना मुश्किल हुआ है वहाँ, यानी महंगाई को तो छोड़ देना, वो भी सांस नहीं लेने देती। जिस हवा के अंदर सांस ले रहे हैं वो भी आपके अंदर एक जहर की तरह सरायत कर रही है। इसका असर क्या होगा? हॉस्पिटल्स पे दबाव पड़ेगा, लोगों की सेहत के ऊपर यानी कि क्या असर पड़ेगा। कल परसों में कोई रिपोर्ट भी देख रहा था कि इन कंडीशंस के अंदर जो लाहौर वाले हैं, अहले लाहौर, उनकी ज़िंदगी अगर इसको नॉर्मल कर दिया जाए, 6 साल का इजाफा हो सकता है उसमें, यानी कि 6 साल लाइफ कम कर देगा ये जो मामला चल रहा है। लेकिन तवज्जो, शादियाँ कम कर देंगे, गाड़ियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है, फसलों को, यानी कि एक कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, कुछ सॉलिड ऐसा कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आइनी बेंचेस वाला जो मामला है, वो आज भी उसका इजलास हुआ अमीरुद्दीन खान साहब की सरबराही में। अब बेंच जो है वो तश्कील दे दिया गया। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, उनकी अदम दस्तियाबी के बाइस वो बेंच में शामिल नहीं होंगी। बाकी 6 रुकनी बेंच जो है वो 14 नवंबर को केस की समाअत करेगा। पहले केस की यानी कि आइनी बेंच जो है वो काम शुरू कर देगा 14 नवंबर को, तो उसके ऊपर भी आपको ज़रूर आगाह करेंगे। दुआ करें आप मुल्क के अंदर से स्मोक ख़त्म हो और सियासी स्मोक जो इस वक्त फैला हुआ है वो भी ख़त्म हो। इस वक्त धुंधला है सारा मंजर,
और एक सरासीमगी और खामोशी है माहौल के अंदर, जो कि बज़ाहिर लगता है कि पेश खैमा है किसी आने वाले तूफ़ान का। आज के लिए इतना ही। आप हमारी वीडियोज़ को लाइक कर सकते हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट के ज़रिए आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।